पूरा गांव उसे बाबला कहता था। वह था ही ऐसा, एकदम बेफिक्र और लापरवाह। उसे ना तो कपड़ों की शुद्ध रहती और ना ही खाने की चाह। वो कहीं भी पहुंच जाता था। बेसिर पैर की बातें तो नहीं करता, मगर कभी कभी वह कुछ ऐसा बोल देता जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। वह लोगों के ताने भी हंसकर सुन लेता। उसको सब पागल और डब्बू समझते थे। इतना सब होने के बावजूद वह बाकायदा ग्रेजुएशन कर चुका था और गांव के ही सरकारी कार्यालय में नौकरी करता था। हाँ, एक खूबी उसमें ज़रूर थी। वह काम बहुत मन लगा कर करता था और पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी करता था। वह एक बड़े से मकान में किराए से रहता था। उस मकान में कुल 5 किराएदार थे, जिनमें से एक स्टूडेंट रोहन, एक अविवाहित शिक्षिका पूर्णिमा, एक बुजुर्ग दादा जयशंकर और वह खुद था। मकान मालकिन एक विधवा थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटा मनु छोटा था, वह अभी हाई स्कूल में था। बेटी रिया कॉलेज में पढ़ती थी। शिक्षिका पूर्णिमा अविवाहित थी और अकेली रहती थी। हमारे बावले का नाम कार्तिक था, मगर उसके भोलेपन को देखकर सब उसे भोलेनाथ कहते थे। जिस किसी को ज़रूरत होती वही कार्तिक को ऑर्डर देकर अपना काम उससे करवा लेता था। वह भी बिना ना नुकुर के सबके काम कर देता था। इस बात से पूर्णिमा को बुरा लगता था कि सब लोग उसके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वह अक्सर कार्तिक से कहती भी थी कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आप समझते क्यों नहीं, यह सब आपको बुद्धू बनाते हैं, आपके सीधा होने का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद आपका मजाक भी उड़ाते हैं। यह सब सुनकर कार्तिक हंसकर रह जाता। हाँ, कभी कभी पूर्णिमा की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू जरूर छलकने लगते थे, मगर वह उन्हें छुपा लेता था। मकान मालकिन अनुपमा को भी सभी दीदी बोलते थे और सारे लोग एक संयुक्त परिवार की तरह ही रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर। अनुपमा दीदी का कार्तिक से बहुत प्रेम था और वह उसे अपने सगे भाई की तरह ही मानती थी। उनके बच्चे भी उसे भोला मामा ही कहते थे। वह भी उनसे अपार प्रेम करता था। तीज त्योहार में वह उन बच्चों के लिए विशेष उपहार भी लाता था। कार्तिक के सीधेपन की वजह से अक्सर उसे बिना कारण मजाक का पात्र बनाया जाता था। आते जाते गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर जमा कुछ आवारा लड़के उस पर हंस दिया करते थे। कभी कभी वह उसे शारीरिक रूप से भी परेशान करते और फिर दूर जाकर उसके मज़े लेते थे, मगर वह चुपचाप चला आता था। उन आवारा लड़कों का लीडर इलाके के नेताजी का इकलौता पुत्र हरीश था। हरीश अलग अलग गाड़ियों में आता था। वह चाय वाले पर भी अपना रौब जमाता रहता था और उसके मुफ्त के आवारा मुस्टंडे साथी इलाके में हर दम ऊधम मचाते रहते थे, जिससे महिलाओं और युवतियों का अकेले आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह युवतियां अक्सर 2-4 की टोले में ही आती थी, मगर फिर भी वो लोग किसी न किसी से छेड़खानी कर ही देते थे। युवतियां बेचारी ना तो उनकी हरकतों को रोक पाती, ना ही उनका विरोध कर पाती थी। अक्सर कार्तिक के सामने भी ऐसी घटनाएं घट जाती, मगर वह चुपचाप बिना विरोध किए चला जाता। इससे हरीश और उसके साथियों के हौसले भी बहुत बढ़ गए थे। एक दिन तो उसने हद कर दी। उस दिन कार्तिक अपने ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी निकल पड़ा था। उसके निकलने से ठीक पहले मकान मालकिन की बेटी रिया अपनी साइकिल लेकर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। आज हरीश भी थोड़ा जल्दी ही चाय की दुकान पर आ गया था। उसने रिया को आते देखा तो अपने दोस्तों से बोला, तुम लोग आज एक मज़ा देखना। वह जो लड़की आ रही है ना, उसने मुझे परसों चप्पल से पीटने की धमकी दी थी। आज मैं उसे मज़ा चखा कर रहूँगा। यह सुनकर उसके बदमाश साथी खी करके हंसने लगे। रिया को नज़दीक आते देखकर हरीश ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और एकदम तेज़ी से रिया की ओर बढ़ा दी। अचानक मोटरसाइकिल सामने आने से
रिया का संतुलन बिगड़ा और वह साइकिल सहित गिर पड़ी। इधर हरीश भी अपना बैलेंस खो बैठा और उसकी मोटरसाइकिल का पहिया रिया के पैर के ऊपर से गुजर गया। रिया दर्द से बिलबिला उठी। तभी वहाँ कार्तिक पहुँचा। उसने रिया को नीचे गिरते और हरीश की मोटरसाइकिल का पहिया उसके ऊपर चढ़ते अपनी आँखों से देखा था। वह भागकर रिया के पास पहुँचा। तभी वहाँ पूर्णिमा भी आ गई। उन दोनों ने मिलकर रिया को सहारा देकर उठाया। तब तक हरीश वहाँ से चंपत हो गया था। पूर्णिमा बोली, इसको तो चोट लग गई है, चलिए अस्पताल ले चलते हैं। वह दोनों उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में रिया का एक्सरे होने पर पता चला कि उसे फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने इसे पुलिस केस समझकर पुलिस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस बीच रिया के पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और उसे ऑब्जर्वेशन के लिए वार्ड में भर्ती कर दिया गया। अस्पताल आने के 2 घंटे बाद पुलिस आई और उन्होंने रिया का बयान लेना चाहा, मगर वह दवाओं के प्रभाव से सो रही थी। इसलिए उन्होंने उसके साथ आए लोगों से मिलना चाहा तो डॉक्टर ने बताया कि ये 2 लोग लेकर आए हैं जो उधर रिसेप्शन के पास बैठे हैं। इस पर इंस्पेक्टर ने उसके पास जाकर बयान लेना चाहा, मगर पूर्णिमा बोली, सर पहले आप रिया के बयान ले लें, उसके बाद ही हम बयान देंगे। कार्तिक ने कुछ कहना चाहा, मगर पूर्णिमा ने उसे रोक दिया। इंस्पेक्टर शाम को आने का बोलकर वापस चला गया। कार्तिक ने पूछा कि आपने बयान देने से मना क्यों किया? तो पूर्णिमा बोली, पहले देखें तो कि रिया उस हरीश के खिलाफ बयान देने की हिम्मत करती भी है या नहीं। नहीं तो हम दोनों बयान देंगे कि उसने जानबूझकर किया है ये सब। कार्तिक बोला, क्या हरीश से पंगा लेना ठीक होगा? पूर्णिमा बोली, उसे सबक सिखाना ही होगा, वरना उसके हौसले और बढ़ जाएंगे। शाम को इंस्पेक्टर के आने से पहले पूर्णिमा ने रिया को तैयार कर लिया कि वह हरीश के खिलाफ बयान दे। इधर किसी से खबर पाकर अनुपमा और जयशंकर जी भी अस्पताल आ गए थे। अनुपमा पूरी घटना के बारे में सुनकर बहुत घबरा गई थी, मगर पूर्णिमा ने उन्हें ढांढस बंधाया। जयशंकर जी भी बोले, बहन घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आखिर इंस्पेक्टर को सबने हरीश के खिलाफ बयान दे दिया। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह सबको देख लेने की धमकी दे गया। इस घटना के 2 दिन बाद हरीश के पिता अनुपमा से मिलने आए। उन्होंने उन्हें 5,000 रुपये देकर मामला ख़त्म करने को कहा। इस पर पूर्णिमा ने आपत्ति जताई और अनुपमा को समझाया तो उन्होंने मामला वापस लेने से मना कर दिया। हरीश के पिता भी सबको देख लेने की धमकी देकर चले गए। अगले दिन अनुपमा के मकान पर म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस चिपका दिया गया कि यह मकान अवैध पाया गया है, इसे 24 घंटे में खाली कर दें, वरना ज़बरदस्ती खाली करवा लिया जाएगा। यह देखकर सब लोग घबरा गए और रोने लगे, मगर जयशंकर जी ने कहा, आप लोग घबराओ मत, देखना कल सुबह कोई फरिश्ता हमारी मदद को ज़रूर आ जाएगा। किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और सब अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। अगली सुबह 10 बजे म्यूनिसिपैलिटी के लोग बुलडोज़र लेकर आ गए और उन्होंने मकान को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। मकान में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। सब बुरी तरह रो रहे थे और हरीश के पिता जो उसी दल के पीछे खड़े थे, सब उनसे माफ़ी मांग रहे थे। सिर्फ पूर्णिमा अपने साथ अनुपमा को लेकर एक तरफ खड़ी थी। और हाँ, और बावले कार्तिक का कहीं अता पता नहीं था। सब सोच रहे थे कि वह शायद डर कर रात में ही भाग गया है। हरीश के पिता के इस इशारे पर बुलडोज़र आगे बढ़ने लगा। अब तो अनुपमा भी घबरा गई। उन्होंने पूर्णिमा को देखा, मगर उसने दृढ़ता से उनका हाथ थामकर कहा,
मौसी घबराओ मत, यह कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सही दस्तावेज हैं और शायद कार्तिक भी किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए ही गए हैं। वह ज़रूर कुछ प्रबंध करके ही आएंगे। मगर अनुपमा स्वस्थ नहीं दिख रही थी। उन्हें मकान की चिंता सता रही थी। बुलडोज़र कर्मचारी आगे जा रहा था और सबकी सांसें रुकती जा रही थीं। बुलडोज़र बिल्कुल मकान की दीवार के नज़दीक आ गया और उसका पंजा दीवार पर चोट करने ही जा रहा था कि एक कड़क आवाज़ गूंजती हुई, ठहरो। बुलडोज़र रुक गया और सबने मुड़कर आवाज़ की ओर देखा। इस आवाज़ को सुनकर जहां एक ओर बुलडोज़र रुक गया, वहीं दूसरी ओर नेताजी भी चौंक गए। सबने आवाज़ की दिशा में देखा। इधर इस आवाज़ को सुनकर जयशंकर उत्साहित हो गए और ज़ोर से चिल्लाए, लो आ गया फरिश्ता। मैं कहता था ना कि सुबह हमें बचाने फरिश्ता ज़रूर आएगा। सब लोगों ने देखा कि सामने से एक टैक्सी पर से एक हैंडसम नौजवान उतरा। उसने एक बढ़िया सा सूट पहना था और एक कीमती चश्मा लगा रखा था। उसे देखकर सब चौंक पड़े। वह नौजवान अपने साथ एक वकील भी लेकर आया था। उसने इशारा किया तो वकील ने अपने बैग से एक लीगल नोटिस निकालकर म्यूनिसिपैलिटी के सुपरवाइज़र को, जो कि बुलडोज़र का संचालन करवा रहा था, देते हुए कहा कि इसकी पावती कीजिए और 15 दिनों में जवाब भी देना होगा, वरना अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी, क्योंकि आपने समस्त वैध दस्तावेज पेश किए जाने के बावजूद भी एक नागरिक को बिना कारण सिर्फ अपनी धाक जमाने के उद्देश्य से परेशान किया है। यदि आप इसके लिए लिखित माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वकील साहब की बात सुनकर वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, यह नेताजी हमारे बड़े साहब से मिलकर मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं। मैं मजबूर था। मैं अभी लिखित माफ़ी मांगता हूँ। वकील साहब ने नेताजी को भी एक नोटिस पकड़ा दिया तो वह हड़बड़ा कर वहाँ से भाग गए। अगले 5 मिनट में वहाँ से सब लोग जा चुके थे। अब सबका ध्यान वापस नौजवान की ओर गया। उसने आँखों से चश्मा उतारा और मुस्कुराकर सबको देखा। अब जाकर सबने उसे पहचाना। वह तो उनका बावला था जिसे सब लोग बेवकूफ़ समझते थे। उसने ही सबसे ज़्यादा समझदारी दिखाई थी। सबसे पहले अनुपमा आगे आई और रोते हुए बोली, मेरे भोलेनाथ, आज तूने ही हमें बचाया है, वरना मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी। वह बोली, चल भाई भीतर चल। सब लोग उसे घेर कर भीतर आ गए। इधर सब लोग उत्साहित थे ये जानने के लिए कि बावले को इतनी अकल कहाँ से आ गई। मगर सबसे अलग हमारे वैज्ञानिक जयशंकर जी खुशी से नाच रहे थे। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, आखिर मेरी 20 साल की तपस्या सफल हुई। भीतर जाते हुए पूर्णिमा का ध्यान उनकी ओर गया। वह उनके पास पहुंची और बोली, क्या बात है चाचा, आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे जैकपॉट लग गया है। इस पर वह बोले, हाँ बेटी, समझो मेरा जैकपॉट ही लगा है। पूर्णिमा उनका मुंह ताकते हुए बोली, ज़रा खुलकर समझाओ ना चाचा। जयशंकर बोले, चल बेटी भीतर चल, वहीं बताता हूँ। वे दोनों भी भीतर आ गए। भीतर सबने मिलकर कार्तिक को घेर रखा था और सबकी जुबान पर सिर्फ यही सवाल था कि बावले कार्तिक ने कैसे इतनी हिम्मत और सूझबूझ दिखाई। वह कैसे उस वकील तक पहुंचा और उसने कैसे उन्हें यहाँ तक आने को तैयार किया। कार्तिक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सिर्फ खड़े खड़े एक रहस्यमयी मुस्कान उसके मुंह पर दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पूर्णिमा और जयशंकर पहुँचे। सबने सवालिया नज़रों से जयशंकर जी को देखा। जयशंकर जी खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी बच्चे को मनपसंद खिलौना मिल गया हो। पूर्णिमा ने आगे बढ़कर सबसे कहा, आप लोग शांत हो जाइए। जयशंकर चाचा हम सबको कुछ बताने जा रहे हैं। सबने मुड़कर जयशंकर जी की ओर देखा और कार्तिक भी उनकी ओर मुखातिब हो गया। जयशंकर जी बोले, आज तक आप सब ने मुझे
पागल वैज्ञानिक कहते थे, मगर आज मेरी मेहनत सफल हो गई। यह जो कार्तिक आपको दिखाई दे रहा है, यह वह पुराना कार्तिक नहीं है। कल रात इसका कायाकल्प हो गया है। अब यह शायद हम सब लोगों से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है और इसकी कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। सबने आश्चर्य से कार्तिक को देखा। जयशंकर जी कहने लगे, मैं पिछले 20 सालों से अंतरिक्ष में रहने वाले प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास करता रहा हूँ और आप सब मेरे प्रयासों को मेरा पागलपन समझते रहे, मगर कल रात अचानक चमत्कार हो गया। सब ने एक साथ पूछा, ऐसा क्या हो गया? जयशंकर बोले, जो भी हुआ वह कार्तिक के साथ हुआ और नतीजा आपके सामने है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया तो जयशंकर बोले, कल रात यूँ हुआ जैसा कि आपने अनेक हिंदी फिल्मों की काल्पनिक कहानियों में देखा होगा। हाँ, यह सच है कि हमारे आसपास बहुत सी हरकतें होती रहती हैं, उन्हें हम कई बार महसूस भी करते हैं, मगर उनकी कोई व्याख्या हमारे पास नहीं होती। इसी प्रकार अक्सर अंतरिक्ष में उड़न तश्तरी के दिखाई देने की घटनाएं भी हमें सुनाई देती हैं, मगर हम उन पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। वे आगे बोले, मगर मैंने इन बातों की कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास ऐसी खोज के लिए कोई संसाधन तो नहीं थे, बस अपनी सीमित आय से ही मैंने रेडियो ट्रांसमीटर बनाया और उसमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड पैदा करने का सिस्टम लगा दिया। यह सुपरसोनिक आवाज़ कहलाती है, जिसे हम तो नहीं सुन पाए, मगर बहुत से जानवर जिनकी श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है, वह इसे सुन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर कुत्ते एकदम से भौंकने लगते हैं, जबकि आसपास कुछ भी अवांछित नहीं दिखाई देता है। दरअसल उस वक्त कुत्ते को कहीं दूर की हलचल सुनाई देती है, जिससे कि वह सतर्क होता है। सब लोग मंत्रमुग्ध से उनकी बातों को सुन रहे थे। जयशंकर जी अपनी बात कहते हुए थोड़ा रुककर उन्होंने एक गिलास पानी मांगा तो पूर्णिमा ने उठकर उन्हें पानी दिया। तभी स्टूडेंट रोहन ने जिज्ञासापूर्वक प्रश्न किया, चाचा, आप ये बताइए कि सुपरसोनिक आवाज़ का कार्तिक भैया से क्या ताल्लुक़ है? जयशंकर जी मुस्कुराकर बोले, रोहन बेटा, उसका सीधे सीधे इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है, मगर संयोगवश वह इस पूरे अभियान का हिस्सा अनजाने में ही बन गया है। यहाँ तक कि वह खुद भी इस वक्त यह नहीं जानता कि वह किन हालातों से गुजर रहा है। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। जयशंकर जी ने आगे कहा, उन्होंने बताया कि इन क्रियाकलापों की शुरुआत 2 दिन पहले हुई। वह अपने रूटीन भाव से आधी रात को जब सब सो गए थे, तब अचानक उनके रिसीवर सेट पर एक अजीब सी आवाज़ ने अज्ञात भाषा में कोई संदेश भेजा। वह स्पष्ट समझ रहे थे कि यह कोई संदेश है, मगर ये क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी भाषा में पूछा कि आप कौन हो और मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही है, कृपया हमारी भाषा में उत्तर दीजिए। उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और देर रात लगभग 2:30 बजे उन्हें नींद आ गई। सुबह उठकर जब उन्होंने अपने सेट को चेक किया तो उसमें हिंदी भाषा में एक संदेश था। कहा गया था कि हम सुदूर आपकी आकाशगंगा से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर से आपके ग्रह के अध्ययन के लिए आते रहते हैं। आपकी संदेश देने वाली तरंगें हमें बहुत बार मिलीं, मगर हम अपनी खोजों में व्यस्त रहे थे, इसलिए आपसे संपर्क नहीं हुआ। अब हमारी खोज पूरी हो गई है। हम अब आपके ग्रह से दूर दूसरी आकाशगंगा के ग्रह की खोज के लिए जा रहे हैं। आप आज रात 2 बजे से 3 बजे के बीच
हमारे संकेत की प्रतीक्षा कीजिए। हम आपको एक छोटा उपहार देना चाहते हैं। जयशंकर की बातें सबको अवाक कर रही थीं। अनुपमा बोली, भैया। जयशंकर, ज़रा साधारण शब्दों में हमें बताओ कि हमारे बावले को इतनी अक्ल कैसे आ गई। जयशंकर बोले, भाभी जी, वही तो बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा रहता, गला तर कर लेता। तभी महेश की पत्नी ट्रे में सबके लिए चाय लेकर आ गई। सबने चाय पी तो महेश ने सवाल किया, जय बाबू, आपकी खोज और इस सारी कहानी में हमारे कार्तिक बाबू कहाँ फिट होते हैं। कार्तिक खुद भी मनोयोग से सारा किस्सा सुन रहा था। जयशंकर मुस्कुराकर बोले, वही तो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखो। सबने चाय ख़त्म की। जयशंकर आगे बताने लगे। जयशंकर जी बोलना शुरू किया। वह बोले, उस संदेश को सुनकर मुझे आश्चर्य तो हुआ ही, साथ ही मैं खुशी से झूम उठा कि आखिर मेरी तपस्या सफल रही। मैं अन्य ग्रहों के प्राणियों से संपर्क स्थापित करने में सफल हो सका। मैं कल रात जग कर उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा संपर्क उन अज्ञात प्राणियों से होगा और वह मुझे क्या उपहार देंगे। मैं 1:45 बजे रात छत पर पहुंच गया और एक तरफ बैठकर इंतज़ार कर रहा था। रात लगभग 3:45 बजे अचानक छत पर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी का रंग हल्का नीला हुआ। तभी एक आवाज़ आई, आप यही हैं, हम जानते हैं, कृपया इस रोशनी के बीचों बीच आ जाइए। मैं आगे बढ़ने को हुआ, तभी रोशनी का रंग बदलकर गुलाबी होने लगा और एक पल को रोशनी बंद हो गई। मैं अपनी जगह पर ठहर गया, क्योंकि अचानक अंधेरा हो जाने से मेरी आँखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी 2 पल बाद रोशनी एक चमकदार सफ़ेद उजाले में बदल गई, जिसकी चमक पर आंखें नहीं टिक रही थीं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया और करीब 30 सेकंड बाद रोशनी बुझ गई और एक अजीब सी आवाज़ आई, आपको आज से एक अद्भुत शक्ति प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप आप किसी भी समस्या का समाधान चुटकी में कर सकते हैं। और हाँ, आज से आप अत्यंत बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे। मैं यह सुनकर खुशी से नाच उठा। थोड़ी देर में जब मेरी आंखें अंधेरे में देख पाने में सफल हुईं, तो देखा कि मैं तो छत के कोने में ही खड़ा हूँ और कार्तिक उस जगह खड़ा है जहाँ पर उस रोशनी का दायरा था। कार्तिक भटकता सा खड़ा था, मगर वह एक गंभीर व्यक्ति दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, वह कब छत पर आया? तो वह बोला कि उसे अनुपमा के मकान को बचाने की तरकीब नहीं समझ में आ रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वह टहलने छत पर आया था। और जैसे ही उसने छत के दरवाजे पर कदम रखा, तभी सफ़ेद चमकदार रोशनी का धमाका उस पर आ गया और वह कुछ सुध-बुध खो बैठा। मैं समझ गया कि उस अज्ञात प्राणी द्वारा दिया गया उपहार मेरी जगह कार्तिक को संयोग से मिल गया था। कार्तिक ने मुझसे कहा कि हमें मकान बचाने का उपाय ढूंढना ही होगा और वह सुबह ही शहर के जाने माने वकील से संपर्क करने जाएगा। बस आगे का सब आपको पता ही है। सबने आश्चर्य से कार्तिक की ओर देखा, जो निर्विकार बैठा था। अनुपमा ने आगे बढ़कर सबसे पहले जयशंकर और फिर कार्तिक से बोली, जिसके पास आप जैसे हितैषी हों, उसको चिंता की क्या बात। बस सबने मिलकर मकान बचाने और जयशंकर जी का प्रयोग सफल होने की खुशी में उस रात एक शानदार पार्टी रखी और बावला कार्तिक हमेशा के लिए बुद्धिमान हो गया। अंत में पूर्णिमा से उसका विवाह सबने मिलकर करवा दिया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे।